तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर प्लैंक विकिरण नियम के आधार के ऊपर 3 नियम थे, रेले-जीन्स का नियम, वीन्स का नियम तथा स्टीफन बोल्ट्जमान का नियम, इनकी व्युत्पत्ति कर ली थी। किसके आधार के ऊपर? प्लैंक के विकिरण नियम के आधार के ऊपर। अब जो है आज की क्लास में एक तो हम क्या करेंगे, जो क्वांटम ऑसिलेटर होता है या फिर कोई भी ऑसिलेटर है जो कि विद्युत चुम्बकीय दोलक है या जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर बोल रहे हैं, वो 2 प्रकार का होता है। एक तो कैसा, क्वांटम ऑसिलेटर के रूप में हो, और दूसरे किस रूप में हो? क्लासिकल ऑसिलेटर के रूप में हो। क्वांटम ऑसिलेटर से मतलब है कि उसकी एनर्जी किस फॉर्मेट में हो? h म्यू के फॉर्मेट में हो। तो वो ऑसिलेटर कैसा ऑसिलेटर होगा? क्वांटम ऑसिलेटर होगा। लेकिन वहीं पर एनर्जी किसके ऊपर डिपेंडेंसी हो? एनर्जी की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी हो या फिर एनर्जी kT के फॉर्मेट में हो, तो उस कंडीशन में वो ऑसिलेटर कैसा होता है? क्लासिकल ऑसिलेटर होता है। तो पहले जो हम आज ज्ञात करेंगे वो क्या ज्ञात करेंगे? किसी भी क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी को किसकी सहायता से? प्लैंक विकिरण नियम की सहायता से हम क्या करेंगे? किसी भी क्लासिकल ऑसिलेटर की एनर्जी को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वो आज का वो क्या है? एवरेज एनर्जी ऑफ क्लासिकल ऑसिलेटर। क्लासिकल ऑसिलेटर की एवरेज एनर्जी जो होती है क्लासिकल ऑसिलेटर जो होता है उसकी एवरेज एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? E बार बराबर kT होती है। ये हम लोगों को ध्यान रखना है। तो अब हमें जो आज की क्लास है उसमें क्या करना पड़ेगा? प्लैंक के विकिरण नियम की सहायता से इस एनर्जी को ज्ञात करना है। मतलब क्या हम प्लैंक ऑसिलेटर या फिर प्लैंक का विकिरण नियम है उससे क्या इस एनर्जी को ज्ञात कर सकते हैं? तो वो एनर्जी जो है वो इसके बराबर आनी चाहिए। किस नियम से? प्लैंक के विकिरण नियम से। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्वांटम दोलित्र की जो एवरेज एनर्जी है प्लैंक के अनुसार, क्वांटम दोलित्र की औसत ऊर्जा प्लैंक के अनुसार क्वांटम ऑसिलेटर की औसत ऊर्जा क्या होती है? E बार बराबर h म्यू अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ h म्यू अपॉन kT माइनस के 1 होता है। ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मेट में है। ऐसे का ऐसा अगर आप वेवलेंथ के फॉर्मेट में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। अगर हम क्या कर दें, टेम्परेचर को बहुत अधिक कर दें, क्या करें? टेम्परेचर को अधिक करें, एट ए हाई टेम्परेचर का मान बहुत अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन के अंदर h म्यू अपॉन kT का मान क्या हो जाएगा? वेरी वेरी लेस देन 1। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा, T का मान बढ़ेगा, तो h म्यू अपॉन kT की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम होना शुरू हो जाएगी। जब h म्यू अपॉन kT की वैल्यू कम होती है तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ऑफ h म्यू अपॉन kT का मान जो है वो किस फॉर्मूले में आ जाएगा? 1 प्लस h म्यू अपॉन kT प्लस 1/2 h म्यू अपॉन kT का होल स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, जब h म्यू अपॉन kT की वैल्यू 1 से कम है तो हायर टर्म्स का मान क्या होना शुरू हो जाएगा? कम होना शुरू हो जाएगा या डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से आगे की जितनी भी टर्म्स है वो क्या हो जाएगी? नेगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये नेगलेक्ट हो गई। ठीक है, ये जब नेगलेक्ट हो जाएगी तो उस कंडीशन में एक्सपोनेंशियल ऑफ h म्यू अपॉन kT का मान क्या आ जाएगा? एक्सपोनेंशियल ऑफ h म्यू अपॉन kT का मान जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? 1 प्लस h म्यू अपॉन kT के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब इस मान को क्या रखना? इस एवरेज एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे। जब इस मान को एवरेज एनर्जी के फॉर्मूले में रखेंगे तो E बार किसके बराबर आ जाएगा? h म्यू अपॉन
1 प्लस एच म्यू अपॉन के टी माइनस के वन से ये बन गया, इस एच म्यू से ये एच म्यू गया, तो एवरेज एनर्जी क्या मिलेगी प्लैंक के नियम से, के टी के बराबर। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, प्लैंक के क्वांटम नियम से किसका मान भी ज्ञात कर सकते हैं, ऑसिलेटर की ऊर्जा का मान, कौन से क्लासिकल ऑसिलेटर की ऊर्जा का मान भी ज्ञात कर सकते हैं अगर हम किसकी डिपेंडेंसी ले, टेम्परेचर की। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर, क्योंकि जो क्लासिकल ऑसिलेटर जो होता है उसकी एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट करती है, लेकिन वहीं पर अगर हम क्वांटम ऑसिलेटर को देखते हैं तो उस क्वांटम ऑसिलेटर के अंदर एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो उस जगह पे हम क्या कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी तथा वेवलेंथ को कम या ज्यादा करके कर रहे थे, एनर्जी को तथा अलग अलग स्थितियों के ऊपर क्या कर रहे थे, ऊर्जा घनत्व को ज्ञात कर रहे थे। परंतु यहाँ पे हमें किसकी एनर्जी ज्ञात करनी है, क्लासिकल ऑसिलेटर की, जो कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसमें विकिरणों का क्या होता है, उत्सर्जन या फिर ऊर्जा का उत्सर्जन कंटिन्यूअस होता है। तो उस आधार के ऊपर जो हम एनर्जी का फॉर्मूला जो है क्लासिकल ऑसिलेटर का, वो क्या मिलेगा, ई बार बराबर के टी के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, मुकेश, लीलू, लाजू, स्वरूप, विक्रम? क्योंकि ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा था, उसी के आधार के ऊपर आगे की तरफ किया, इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हैंड्स अप करके बता दीजिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई भी एक बता दो। अब जो है इसी के अंदर जो आपके एग्जाम है उसके अंदर एक अभी वही तो बताया मैंने आपको नीलू जहांगीर के, क्वांटम ऑसिलेटर और क्लासिकल ऑसिलेटर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, एनर्जी का। एक तो केटी और एक एनर्जी जो होती है वो किसकी होती है, एच म्यू के अपॉन एक्सपोनेंशियल ऑफ एच म्यू अपॉन केटी माइनस के वन। जो डिफरेंस जो मेन होता है इसके अंदर, जो मेन डिफरेंस जो होता है वो इनके अंदर ये होता है कि जो क्लासिकल ऑसिलेटर जो होता है उसकी एनर्जी जो होती है या फिर उसके द्वारा विकिरणों का प्रोडक्शन जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। एक लगातार रूप से उसके अंदर कंटिन्यूअस फॉर्मेट में क्या होती है, एनर्जी है वो क्या होती है, इमिट या फिर क्या की जा सकती है, एब्जॉर्ब की जा सकती है। परंतु वहीं पर जब हम क्वांटम ऑसिलेटर लेंगे तो उस क्वांटम ऑसिलेटर की एनर्जी एक तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी चीज ये कि जो क्वांटम ऑसिलेटर जो होता है वो क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंस है, और दूसरी जो इसकी एनर्जी होती है या फिर जो एक ऑसिलेटर होता है उसकी एनर्जी जो होती है वो किस डिस्क्रीट फॉर्मेट में, मैंने आपको बताया था न्यूनतम विभक्त ऊर्जा, प्लैंक की अभिधारणा के अंदर स्टार्ट में भी बताया था। तो विद्युत चुंबकीय दोलक जो होता है उसकी एनर्जी किसके फॉर्मेट में होती है, ऑसिलेशन के फॉर्मेट में होती है, ई बराबर एच म्यू के रूप में। तो वो अपनी ऊर्जा का अवशोषण या अवशोषण किसके फॉर्मेट में या किसके मल्टीप्लिकेशन के रूप में करता है, एच म्यू के पूर्ण गुणांक के रूप में करता है। ठीक है ना, तो ऑसिलेटर की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, एन के ऊपर डिपेंड करती है। परंतु क्वांटम क्लासिकल ऑसिलेटर के अंदर आप कोई भी ऑसिलेटर ले लो, उसकी एनर्जी हमेशा एवरेज एनर्जी केटी होगी और वो कभी भी बदलती नहीं है, फिक्स एनर्जी होती है क्लासिकल ऑसिलेटर की। उसके कभी कोई भी ऑसिलेटर, कितने भी ऑसिलेटर हो, किसी भी क्लासिकल रूप से अपन अगर कोई भी थ्योरी पढ़ रहे हैं किस्निका के अंदर, तो कितने भी अगर उसके अंदर ऑसिलेटर है तो सबकी एनर्जी बराबर होगी। ठीक है ना, और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन वहीं पर क्वांटम ऑसिलेटर के अंदर एनर्जी जो होती है वो उसके ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। हाँ लीलू, पता चल गया या फिर इसके अंदर वापस नहीं पता चला तो वापस बता दूं आपको तो? जल्दी से बताइए नहीं तो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। लीलू जहांगीर, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर आपको मिला या नहीं मिला, नहीं मिला है तो आप मेरे को बता दीजिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ जो आपके नॉर्मली एग्जाम है इस
यूनिट जो क्वांटम का पेपर है उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसमें नॉर्मली एक 3.5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके वीन के विस्थापन नियम या फिर वीन्स डिस्प्लेसमेंट नियम के ऊपर पूछा जाता है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम किसी भी कृष्णिका के ऊपर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका तरंग दैर्ध्य जो है वो क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। कैसे आपने देखा था कि जो ग्राफ बनाया था हमने उसमें क्या था, अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर अलग अलग ग्राफ मिल रहे थे। ये टेम्परेचर T1, T3, T2, T1, तो यहाँ पे T3 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T1 था। तो आप देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो क्या है, विकिरणों का जो मैक्सिमम वेवलेंथ है वो क्या हो रही है, आगे की तरफ विस्थापित हो रही है, जिसे हम कैसा नियम बोलते हैं, विन्स डिस्प्लेसमेंट नियम बोलते हैं। इस नियम के आधार के पर हमने जो इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, लैम्बडा mt बराबर b के बराबर होता है। इस सूत्र के ऊपर आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्वांटम का पेपर होता है उसमें 3.5 नंबर का क्वेश्चन या 2 नंबर का क्वेश्चन, और एक जो आपके कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम आता है नेट करके, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट करके एक एग्जाम होता है, उसमें भी इस क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसा आपके एग्जाम आता है वैसा का वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1600 केल्विन ताप पर अधिकतम विकिरण 2 माइक्रोमीटर की उत्सर्जित होती है, 2 माइक्रोमीटर की उत्सर्जित होती है, तो 2000 केल्विन ताप पर विकिरण की अधिकतम तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कोई भी कृष्णिका है उसको हम क्या कर रहे हैं, 1600 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर गर्म करते हैं, तो उससे उत्सर्जित होने वाली कोई भी विकिरण है उसकी अधिकतम वेवलेंथ कितनी होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ की जो वेव होगी वो कौन सी होगी, 2 माइक्रोमीटर की है। तो उसी जगह पर अगर हम उसको कितने टेम्परेचर के ऊपर गर्म करें, अगर 2000 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर उसको हम क्या देते हैं, अगर गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर उसी कृष्णिका के द्वारा किस वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य, अधिकतम वेवलेंथ की तरंग दैर्ध्य या फिर वेवलेंथ, वह वेवलेंथ जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होगी उसका मान क्या होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोगों को मालूम हो तो वीन के विस्थापन नियम से लैम्बडा एम अपॉन इंटू टी बराबर क्या होता है, कांस्टेंट बी। मतलब आप कितनी भी वेव से उन सबके टेम्परेचर को अगर उन सबके अधिकतम तरंग दैर्ध्य से गुणा करोगे तो हमेशा उनका मान कांस्टेंट बी के ही बराबर आता है। तो यहाँ पे दो प्रकार की वेव ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा m1 इंटू T1 बराबर भी किसके होगा, बी के, तथा लैम्बडा m2 इंटू T2 भी किसके बराबर होगा, बी के। तो इन दोनों की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा m1 इंटू T1 बराबर क्या आ जाएगा, लैम्बडा m2 इंटू T2। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्ञात क्या करना है, लैम्बडा ऑफ m2 का मान ज्ञात करना है। तो लैम्बडा ऑफ m2 का मान क्या आ जाएगा, मतलब द्वितीयक अधिकतम
या विकिरण अधिकतम तरंगदैर्ध्य का मान जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्बडा ऑफ m1 t1 अपॉन t2 के बराबर हो जाएगा। लैम्बडा ऑफ m1 का मान कितना दिया हुआ है, 2 माइक्रोमीटर, 2 × 10⁻⁶ इंटू टेम्परेचर T1 का मान कितना दिया हुआ है, 1600 अपॉन 2000, 2 0 से 2 0 गए 10, यहाँ से मान क्या आ जाएगा 1.6 माइक्रोमीटर। मतलब अगर हम उसी कृष्णिका को कितने 2000 केल्विन ताप के ऊपर गर्म करते हैं तो उस कंडीशन में उस कृष्णिका के द्वारा कितने वेव मैक्सिमम वेवलेंथ की तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा, 1.6 माइक्रोमीटर की जो वेव होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम वेवलेंथ की होगी, या इससे ज्यादा तरंगदैर्ध्य की वेव उत्पन्न नहीं हो सकती। इससे हमेशा कम तरंगदैर्ध्य की वेव सी क्या होगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये वेवलेंथ जो है वो क्या है, वो उस जगह को या उस पोजीशन को प्रदर्शित कर रही है जिस जगह पे विकिरणों की मात्रा क्या होती है, उत्सर्जन की मात्रा सबसे अधिकतम होती है। मतलब 1.6 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के ऊपर उस कृष्णिका के द्वारा सबसे अधिकतम विकिरणों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। ठीक है ना। इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन 3.5 नंबर में पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में, काफी बार पूछा गया, 3.5 नंबर में या फिर 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये एग्जाम में आपके आता है। तो वो तो सीधा ही दिख रहा है ना आप लोगों को कि यहाँ पे अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं लैम्बडा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो लैम्बडा एम बराबर क्या आ जाएगा, d/t, तो लैम्बडा एम इंटू टी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस सूत्र से सीधा ही पता चलेगा अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन वहीं पर फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में देखना चाहे तो यहाँ पे ये इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि लैम्बडा या फिर आप देखते हो कि जो म्यू होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/लैम्बडा के। तो यहाँ से जब मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा तो म्यू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनल टू टी क्या आ जाएगा। जब म्यू प्रोपोर्शनल टू टी होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि अगर हम यहीं पे फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में इस फॉर्मूले को देखना चाहे तो टेम्परेचर बढ़ने पे फ्रीक्वेंसी की मात्रा बढ़ती है, लेकिन वेवलेंथ की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कुछ भी नहीं है। जो मुकेश तुमने फ्रीक्वेंसी लिखा है ये फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी में तो ये बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी तो टेम्परेचर के साथ में बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो टेम्परेचर के क्या है, रेसिप्रोकल है, ना कि फ्रीक्वेंसी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सीधी क्या हो जाएगी, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो अगर हम टेम्परेचर किसी भी ब्लैक बॉडी पे बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली या जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम रेडिएशन का क्या होता है, इमिशन होगा, उसका मान क्या होगा, अधिक होगा। या फिर आप ये कह सकते हो अगर यहीं पर हम फ्रीक्वेंसी के लिए ग्राफ बनाना चाहे तो ये इसका दूसरी तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा, इस तरीके से। अब इसमें क्या होगी, फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ विस्थापित हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आगे की तरफ विस्थापित हो जाएगी। अब जो आपके इस यूनिट के अंदर टॉपिक बचते हैं वो 2 टॉपिक है, एक तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और दूसरा जो इफेक्ट है आपके क्वांटम इफेक्ट। वैसे नॉर्मली तो ये दोनों इफेक्ट आपने 12th में भी पढ़े होंगे, परंतु यहाँ पे जो है इसके अंदर पूरा का पूरा मतलब एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्वांटम इफेक्ट के अंदर जो ग्राफ्स होंगे उन सबके बारे में वापस बताऊंगा आपको। लेकिन इसके अंदर होता क्या है मेनली, और क्लासिकल मेथड और क्वांटम मेथड में क्या डिफरेंस होता है, ग्राफ किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है जो आज का वो क्या है, इसके बाद का वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत प्रभाव।
ठीक है। अब इसके अंदर हम जो पढ़ेंगे वो कौन सा इफेक्ट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो होता है उसमें क्या होता है, इस प्रभाव के अंदर, इस प्रभाव को पढ़ने से पहले आप लोगों को दो चीजें मालूम होनी चाहिए। एक तो क्या, इंटेंसिटी के बारे में, तीव्रता के बारे में, ठीक है। जो ये तीव्रता जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, आयाम के स्क्वायर, जिसे आयाम को हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, जो कि वेव का होता है। जैसे कि कोई भी वेव है, ठीक है, ये एम्पलीट्यूड जो होता है ये किसको बताता है, वेव की इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, कोई भी वेव जो होती है उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो फोटोन के ऊपर डिपेंड करती है। फोटोन के ऊपर कैसे, अगर मान लो कोई भी वेव है, अगर किसी पदार्थ के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा या कम जो होगी वो कैसे, वो उस फोटोन की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी। जितने अधिक फोटोन होंगे उस वेव के पास में, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन अगर जिसके पास, उस वेव के पास में फोटॉन्स की संख्या कम है, तो उस कंडीशन में उसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी पार्टिकल या कोई भी पदार्थ जो है, अगर इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित या अवशोषित करता है तो वो इंटेंसिटी के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन साथ में फोटोन की एनर्जी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा उसमें तीव्रता का नाम बार बार आएगा। तो तीव्रता एक तो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेव के एम्पलीट्यूड, आयाम के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरी जो तीव्रता जो होती है वो किसके ऊपर कारण होती है, वो तीव्रता जो होती है वो किसी भी प्रकाश या किसी भी तरंग के अंदर उपस्थित फोटोन की संख्या के ऊपर डिपेंड करती है। अगर फोटोन की संख्या अधिक है तो वेव की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फोटोन की संख्या कम है तो वेव की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, पहले वो पढ़ लेते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर क्या होता है, इस के नाम से आपको पता चल रहा होगा, के नाम से सीधा पता चल रहा होगा कि अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्रकाश या लाइट वेव को क्या करते हैं, किसी पदार्थ में इंसिडेंट करें तो उस वजह से उस पदार्थ के कारण हमें क्या मिले, विद्युत धारा की प्राप्ति हो, तो ऐसे प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कह सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने कोई भी एक मेटल या धातु है, जिसको हिंदी में धातु भी बोलते हैं, के ऊपर हमने क्या किया, बाहर से किसी विकिरण को या प्रकाश की किरण को इसके ऊपर आपतित किया, जिसकी आवृत्ति क्या हो जाए, कुछ भी निश्चित आवृत्ति म्यू हो जाए, क्योंकि प्रकाश की विकिरण की तीव्रता अलग अलग हो सकती है, वो तो उसके अंदर फोटोन की संख्या के ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन कोई भी प्रकाश की किरण है उसमें जो फोटोन होगा उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। जितने भी उसके अंदर फोटोन होते हैं उन सबकी फ्रिक्वेंसी एक ही होती है, लेकिन अगर फोटोन की संख्या बढ़ जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जो फोटोन की फ्रिक्वेंसी है उसमें वो क्या है, म्यू आवृत्ति का एक फोटोन है, म्यू फ्रिक्वेंसी का एक फोटोन है। तो जब प्रकाश की किरण को किसी मेटल के ऊपर इंसिडेंट कराते हैं तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, वो इस फोटोन को क्या करता है, ये जो इस विकिरण के अंदर फोटोन रूपी जो विकिरण है उसमें से क्या करता है, फोटोन की एनर्जी एच म्यू को क्या कर लेता है, गेन करे, तथा साथ में क्या उत्सर्जित कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, वहां से उत्सर्जित करे। मतलब आप मान लो कि कोई भी पदार्थ है, जैसे कि मान लो कि ये कोई पदार्थ है, ठीक है, इस पदार्थ के अंदर अलग अलग ऊर्जा स्तर है, ठीक है, अलग अलग ऊर्जा स्तर है। तो आप लोगों को मालूम, सबसे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर जहां तक उस पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं, किसी भी पदार्थ के अंदर वह ऊर्जा स्तर या वो अंतिम ऊर्जा स्तर जहां तक इलेक्ट्रॉन भरे हुए होते हैं उसको हम कौन सा ऊर्जा स्तर बोलते हैं, फर्मी ऊर्जा स्तर बोलते हैं। तो जैसे हम इस ऊर्जा स्तर के ऊपर क्या करें, या फिर इस पदार्थ के अंदर जो ऊर्जा स्तर है उसके ऊपर एच म्यू फ्रिक्वेंसी या एच म्यू ऊर्जा के फोटोन को इंसिडेंट करे, तो वो इस फोटोन से क्या कर ले, इस एच म्यू को ऊर्जा को ग्रहण करके अपने में से क्या कर दे, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है।
तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण क्या उत्पन्न होती है, एक विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उस विद्युत धारा को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश विद्युत धारा। तथा इस प्रभाव को कौन सा प्रभाव बोला जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव बोला जाता है। वापिस से सुन लीजिए, जब किसी मेटल या किसी धातु के ऊपर प्रकाश की विकिरण या किसी भी पराबैंगनी विकिरण को इंसिडेंट किया जाता है या फिर आपतित किया जाता है, तो उसके कारण उस विकिरण के अंदर उपस्थित फोटोन की ऊर्जा hν के रूप में क्या करता है, मेटल अपने अंदर ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा वह hν के रूप में ऊर्जा को ग्रहण करके किसको उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न प्रकाश विद्युत धारा को या इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के कारण उत्पन्न हुई धारा को प्रकाश विद्युत धारा तथा इस प्रभाव को कैसा प्रभाव बोलेंगे, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम ये कह सकते हैं, जब एक समझ में आ गई या नहीं समझ में आई? मुकेश, राजू, लीलू, स्वरूप, विक्रम, डेफिनेशन समझ में आई या नहीं आई, बता दो फटाफट। जब एक निश्चित आवर्ती की विकिरण को धातु के पृष्ठ पर आपतित किया जाता है और आपतित किया जाता है धातु की पृष्ठ पर आपतित किया जाता है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तथा इन इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा इन फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण धारा को विद्युत धारा को प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। तथा साथ में जिस धातु के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिटर भी कहा जाता है उसे। आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर मान लो किसी भी धातु के ऊपर हमने क्या डाला, लाइट को इंसिडेंट किया या फिर विकिरण को इंसिडेंट किया, तो उस कंडीशन में मान लो कि उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, तो इस प्लेट या इस धातु को हम क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक
इमीटर भी कह सकते हैं या प्रकाश विद्युत उत्सर्जक भी कहा जाता है। जिस धातु से प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव द्वारा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में उस धातु को प्रकाश विद्युत उत्सर्जक कहते हैं।